प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 16.1 के 4 सवाल कर लिए थे। आज अपन उसी प्रश्नावली के 5वें सवाल की तरफ चलेंगे। तो 5वां सवाल जो है हमारा वो है कि एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा है जिसमें ढक्कन नहीं है। बक्सा तो है, जैसे बक्सा रहता है अपने घर में, उसी तरह से बक्सा है लेकिन उसमें ढक्कन नहीं है। ठीक है, एक बगैर ढक्कन का बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। जो लकड़ी की मोटाई है, आपके पास जो लकड़ी की मोटाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। यदि उसकी बाहरी लंबाई, आपको बक्से की बाहरी लंबाई दी हुई है 146, चौड़ाई दी हुई है 116 और ऊंचाई दी हुई है 83 सेंटीमीटर, तो उसने हमसे पूछा है कि इसके अंदर पेंट कराना है। कहाँ पेंट कराना है? अंदर। अब हम जानते हैं कि पेंट कहाँ होता है? क्षेत्रफल पर। कहाँ होता है? क्षेत्रफल पर। हमें दिया हुआ है बाहर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और हमें ज्ञात करना है अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए सबसे पहले हमें अंदर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो बक्से के अंदर की लंबाई, तो बक्से की जो बाहरी लंबाई थी वो थी 146 और फिर मोटाई कितनी थी? 3। अब बाहर से अंदर जाएंगे तो घटाना है और अंदर से बाहर आएंगे तो जोड़ना है। तो आपकी जो इस तरह से एक परत होती है वो इस तरह से मोटी होती है, ये मोटी होती है, तो ये 3 सेंटीमीटर से मोटी है, 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों तरफ से 3 कम होगी, तो कितनी कम होगी? 6 कम होगी। तो इसलिए जो अंदर की लंबाई है वो कितनी आ गई? 140। अंदर की चौड़ाई भी कितनी? 116 थी, बाहर की 116 में से कम कर दिए 6, तो कितनी आएगी? 110। उसी तरह से ऊंचाई जो है वो कितनी थी? 83। इसमें 3 कम किए, 3 इसलिए कम किए क्योंकि इसमें ढक्कन नहीं था। अगर इसमें भी ढक्कन होता तो इसमें से भी कितने कम करते हम? 6 कम करते। तो ये थी लंबाई 146 माइनस 6, 140। ये अंदर की लंबाई आ गई, ये अंदर की चौड़ाई आ गई और अंदर की ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बक्सा है वो है हमारा कैसा? घनाभाकार, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 इंटू अंदर की बात कर रहे हैं इसलिए अंदर का ही, इससे कोई मतलब नहीं रहा हमको मतलब इससे है। तो 140 इंटू 110, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, फिर ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ये ऊंचाई इंटू लंबाई। इन दोनों का गुणा करा तो ये आ गया, इन दोनों का गुणा करा ये आ गया, इन दोनों का गुणा करा ये आ गया, तीनों को जोड़ा तो ये आया, फिर इसका गुणा 2 से कर दिया तो क्या? 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया इसमें ढक्कन भी आ गया, लेकिन ढक्कन तो है ही नहीं। अब ढक्कन है ही नहीं तो कलर होगा भी नहीं, तो इसलिए हमें ढक्कन का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें ढक्कन भी आ चुका है इसलिए हमें ढक्कन को हटाना पड़ेगा। तो ढक्कन का जो क्षेत्रफल होता है, वो ढक्कन जो रहता है वो कैसा होता है? आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये आ गया ढक्कन का क्षेत्रफल, कितना आ गया? 15,400। तो रंग के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, हमारे पास कुल क्षेत्रफल ये था, इसमें से ये ढक्कन का क्षेत्रफल था, तो इस क्षेत्रफल में से हम ढक्कन के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो किसके लिए आएगा? रंग के लिए आवश्यक क्षेत्रफल। तो रंग के लिए आवश्यक क्षेत्रफल इसमें से इसको घटा दिया तो कितना आ गया? 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आगे उसने कहा है कि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग कराने का खर्चा था 2 रुपये, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर रंग कराने का खर्चा 2/1000, और इसलिए 55,400 पर रंग कराने का खर्चा 2/1000 इंटू 55,400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन दोनों को गुणा करा तो 1108/10, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 110.80 रुपये। ये था अपने पास सवाल नंबर 5। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। चलते अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपन को दिया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। तो लंबाई को हमने माना L, चौड़ाई को हमने माना B और ऊंचाई को माना हमने H, तीनों का योग। तो L प्लस B प्लस H बराबर दिया हुआ है हमें 19। ये उसने कहा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है? 19। तो हमने लिख दिया L प्लस B प्लस H बराबर 19। फिर आगे उसने हमसे कहा है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई दी हुई है 11। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर कितनी दी हुई है? 11। घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर 11 और हमें ज्ञात करना है उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लिया कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग 19 है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई है 11, ये तो उसने दी है, और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11। इसकी जगह हमने सूत्र लगा दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया, तो इधर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उधर कर देंगे 11 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग किया है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर हो गया 121। ये आएगी समीकरण नंबर 2। वापिस अपन चलते हैं समीकरण नंबर 1 पर कि एल प्लस बी प्लस एच बराबर कितना था 19, ये उसने हमको दिया था। क्लियर। हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, तो इधर तो करेंगे अपन एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे मत कर देना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि पूरे तीनों एक साथ है और तीनों वर्ग कर रहे हैं, तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 19 का स्क्वायर। अब यहाँ सूत्र बन रहा है, ये सूत्र लिख दिया मैंने कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये सूत्र होता है। तो यहाँ a की जगह तो है l, b की जगह है b और c की जगह है h, तो a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब h स्क्वायर प्लस प्लस 2 2, a की जगह क्या है l, b की जगह b प्लस 2b, b की जगह b है, c की जगह h प्लस 2ah बराबर 19 का स्क्वायर हो गया 361। अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 121 निकाल रखा मैंने, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 121 प्लस ये ऐसा कैसे, ये ऐसा कैसे, ये ऐसा बराबर 361। अब इस 121 को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये तो हो गया माइनस का, यहाँ बचा अपने पास, इधर क्या बचा 2lb 2bh 2lh बराबर 361 माइनस 121। इन तीनों में कॉमन आ रहा है 2, तो ये 2 कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ बचा lb bh lh बराबर 240। अब इस चीज़ को देखो आप, अगर इसको आप देखोगे तो ये बन रहा है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, मतलब ये किसका सूत्र बन गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था अपने पास सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। उसने कहा एक कमरा है, ये आपका एक कमरा है, ठीक है ना, ये कमरा है जिसका जो फर्श है, ये फर्श है, ये फर्श जो है ये वर्गाकार है, वर्गाकार है और इसकी भुजा 6 है, मतलब ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो उसकी लंबाई भी कितनी है 6 और चौड़ाई भी कितनी है 6, और हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई। अब उसने कहा वर्गाकार कमरे की भुजा थी 6 और उसमें बना हुआ था हवा भरी हुई थी। अब हवा अंदर भरी हुई है, मतलब क्या दिया हुआ उसका आयतन। अगर पेंट होता तो होता पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का आयतन, घनाभ कोष्टक में लिख दिया कमरा, कमरा कैसा था घनाभागार, कमरे का आयतन उसने हमको दिया है कितना 180 घन मीटर, ये उसने हमको दिया है। और होता क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 180। तो लंबाई कितनी थी 6 ही थी, चौड़ाई भी कितनी थी 6 ही थी, तो लंबाई 6 चौड़ाई 6 और ऊंचाई नहीं थी, तो ऊंचाई ऐसे किसी बराबर 180। ये 6 इंटू 6 का चल जाएंगे बटे में 6 से काट दिया इसे 30 बार, 6 से कट गया ये 5 बार, ऊंचाई बराबर कितनी आ गई 5 मीटर। ये था आपके पास सवाल नंबर 7। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 पर चलने से पहले ध्यान रखना, जब भी किसी भी सवाल में संख्या पूछे तो हमें बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ का भाग देना है। ध्यान रखना, जैसे आपके पास अगला सवाल है कि एक दीवार थी, उस दीवार की लंबाई दी हुई थी, चौड़ाई दी हुई थी, ऊंचाई दी हुई थी, उसमें हमें ईंटें लगानी थी। क्या लगानी थी ईंटें। अब जो ईंटें होती है वो क्या लगती है दीवार के अंदर लगती है ना, क्या लगती है अंदर, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे दीवार का आयतन। किसका ज्ञात करेंगे दीवार का आयतन, क्योंकि ईंटें जो है वो अंदर लगेगी। फिर हम ज्ञात करेंगे ईंट का आयतन कि ईंट पूरी कितनी है, ईंट का आयतन ज्ञात करेंगे। फिर बड़ा क्या होता है, दीवार बड़ी होती है और ईंट छोटी होती है, फिर दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का अपन भाग दे देंगे। ध्यान रखना, जब भी संख्या वाला सवाल आता है तो बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ का भाग देना है। तो सबसे पहले अपने पास दीवार की लंबाई दी हुई थी 44 मीटर, चौड़ाई दी हुई थी 1.5 मीटर और ऊंचाई दी हुई थी 35 सेंटीमीटर। फिर ईंट की जो लंबाई दी हुई थी 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई थी 7 सेंटीमीटर। जब भी इस तरह संख्या वाला सवाल आता है तो दोनों की मात्रा को बराबर करना। जैसे यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो या तो इसको भी बदलो किसमें सेंटीमीटर में, या इसको बदलो मीटर में। तो मैं इसको सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ। ये 44 मीटर था तो 44 मीटर को क्या बदल लिया सेंटीमीटर में, 1.5 मीटर को भी सेंटीमीटर में, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, इसको बदला ही नहीं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे दीवार का आयतन।
तो दीवार होती है किसी घनाभ आकार और घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई थी 4400, चौड़ाई थी 35 और ऊंचाई कितनी थी 150। ठीक है, ये तीनों चीज़ दी हुई थी। ऊंचाई दी हुई थी हमें, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है शायद सवाल में अपने पास। इसमें अपन को ऊंचाई ये दी हुई है, ये अपने पास ऊंचाई है इसमें। ठीक है, ये तो है ऊंचाई और ये है अपने पास चौड़ाई। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ये तो है अपने पास ऊंचाई और ये अपने पास चौड़ाई, तो वही बात वही है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच बराबर 4400 इंटू 35 इंटू 150, ये आ गई। ठीक है, लंबाई की जगह लंबाई रख दी, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख दी और ऊंचाई की जगह ऊंचाई। ये तो किसका आयतन है, क्या दीवार का आयतन। ध्यान रखना जब भी संख्या वाला सवाल आता है तो इसको हल नहीं करना, ये छोड़ देना है। ठीक है, हो गया। ये तो किसका आ गया, दीवार का आयतन आ गया। फिर इसी तरह से ईंट का आयतन ज्ञात करेंगे अपन। ईंट भी कैसी होती है, घनाभाकार, तो वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 22 इंटू 10 इंटू 7। क्लियर, दीवार आ गई, ईंट आ गई। अब हमें ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या या ईंटों की आवश्यकता। तो दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो ऊपर तो अपनों ने दीवार का आयतन लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, ईंट का आयतन। 10 से 10 काट दी, 7 5 35, फिर इसको काट दिया 22 से 200 बार, 200 का गुणा 15 से करा 3000, 3000 का 5 से करा 15000 ईंटें। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी संख्या पूछे तो बड़ी चीज़ में क्या देना है, छोटी चीज़ का भाग देना है। ये था अपने पास सवाल नंबर 8 था। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 9 की तरफ। तो चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपन को दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। इस कमरे में छड़ रखनी है, तो छड़ सबसे अधिक लंबी छड़ कैसे रखी जा सकती है। तो देखिए, आप मैं बताता हूँ, ये आपका कमरा है। अगर आप में इसमें छड़ रखोगे तो सबसे लंबी छड़ जो आएगी वो आएगी इस कोने से इस कोने तक। मतलब ये क्या हो गया, इस एक तरह से ये क्या हो गया, इसका विकर्ण। किसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो हमें ज्ञात क्या करेंगे, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। वो पूछ रहा है कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो उसके लिए हमें जो छड़ रखी जाएगी वो तिरछी रखी जा सकती है। सबसे लंबी छड़ इसी तरह से तिरछी आएगी, तो तिरछी क्या ज्ञात करेंगे, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √L² + B² + H²। L की जगह L का मान, B की जगह B का मान, H की जगह H का मान। L का स्क्वायर हो गया 100, B का हो गया 64, 6 का 36, टोटल 200। 200 को अपन लिख सकते हैं 100 × 2, तो 100 का वर्गमूल हो गया 10 और अंदर क्या बच गया √2। तो छड़ की लंबाई जो आई वो क्या है, 10 √2। यहाँ तक आप करते हो तो भी सही है, और अगर आप चाहो तो √2 का मान रख सकते हो। √2 का मान होता है 1.414, तो कितना आ गया 14.14। ये था आपका सवाल नंबर 9। उसके बाद अपन को सवाल नंबर 10 दिया था कि एक घन का आयतन है 512 घन मीटर। घन मीटर या मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। एक घन का आयतन है 512, हमें ज्ञात करनी थी घन की भुजा। तो उसने दिया है घन का आयतन बराबर 512, ये तो उसने दिया है। और सूत्र के अनुसार घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो इसकी जगह अपने क्या लिख दिया, भुजा का क्यूब बराबर 512। भुजा का क्यूब ऐसा कैसा है, इसको अपन लिख सकते हैं 8 का क्यूब। 512 को अपन लिख सकते हैं 8 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया, भुजा बराबर कितनी आ गई 8 मीटर। उसके बाद अगला सवाल आता है अपने पास कि एक दीवार थी, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई थी और उसमें ईंटें लगानी थी, ईंट की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई थी। हमें ज्ञात करनी थी ईंटों की संख्या। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ का भाग करते हैं और दोनों की मात्रा को भी बराबर करते हैं पहले तो ये था मीटर और ये था सेंटीमीटर, तो इसको भी अपनों ने सेंटीमीटर में बदल दिया। 5 मीटर तो 500 सेंटीमीटर, ये पहले से सेंटीमीटर में है। 3 मीटर 300 सेंटीमीटर। हमने ज्ञात कर लिया दीवार का आयतन जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, ऊंचाई की जगह ऊंचाई। ठीक है, फिर हमने ज्ञात कर लिया ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई थी, तो वही L × B × H। क्लियर, ये आ गया दीवार का आयतन, ये आ गया ईंट का आयतन। अब हमें ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या। तो दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का क्या दे देंगे, भाग। तो सबसे पहले अपनों ने भाग दे दिया, पॉइंट 1 0 बढ़ा दी, इसको काट दिया 15 5 75, 15 से कट गया 2, 200 बार, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2 कट गए, ये बचा 100 × 30, तो कितना आ गया 3000 ईंटें। अगला सवाल जो था वो था हमारे पास कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, अनुपात। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी अनुपात दे तो हम उसको मान लेते हैं।
तो घना हमें दिया था 5:3:2। तो हमें ये जो था, ये तो थी लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसको तो मान लिया 5x, लंबाई हो गई 5x, चौड़ाई हो गई 3x और ऊंचाई हो गई 2x। उसके बाद उसने कहा था हमसे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 558। तो मैंने लिख दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 558। ये तो उसने दिया है। और होता क्या है 2 × LV + BH + LH, ये होता है सूत्र के अनुसार बराबर 558। 2 कहाँ चले गए, 2 × में थे, ये कहाँ चले गए बटे में, इधर बचा LV, तो L की जगह 5x, B की जगह 3x प्लस BH 3x × 2x प्लस 2x × 5x, मान रख दिया सब में अपन ने। तो देखो 5 3 15 और x का गुणा x से करा तो x², 3 दूनी 6, x का गुणा x से करा तो x², 5 दूनी 10, x का गुणा x से करा x² और इसमें इसका भाग दिया तो 279। क्लियर। इन सबको जोड़ा तो 31 x² बराबर 279, ये 31 चल जाएंगे बटे में, तो x² बराबर आ गया 9, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, x बराबर कितना आ गया 3। हमारे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया। तो हमने ज्ञात कर ली घनाभ की लंबाई जो थी 5x, तो कितनी आ गई 5 × 3 बराबर 15, चौड़ाई थी 3x तो बराबर 3 × x की जगह 3 का मान, x की जगह x का मान रख दिया 3 × 3 9, और इसी तरह से ऊंचाई भी आ जाएगी हमारे पास 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आपकी प्रश्नावली 16.1 जो अपनों ने करी, जिसमें अपनों ने घन घनाभ के बारे में पढ़ा। इस प्रश्नावली 16 में से 2 सवाल हमारे पास जरूर आते हैं और संख्या वाला एक सवाल जरूर आता है, तो संख्या वाले सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना है। ये अपना जो प्रश्नावली 16.1 थी ये घन घनाभ पर आधारित थी। अब चलेंगे अपन अगली कक्षा में जो है प्रश्नावली 16.2 में चलेंगे, जिसमें अपन बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इन सवालों को करके देखिए, और ये जितने भी सवाल हैं सूत्रों की सहायता से होंगे, तो आप इन सूत्रों को याद कीजिए। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।